नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंट को। और आज जो टॉपिक होगा आपका इन्वायरमेंट में वो होगा आपका क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन के लिखा हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट कॉज द क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड। अब ह्यूमन एक्टिविटी और का जो प्रभाव पड़ता है किस पे, क्लाइमेट चेंज पे, तो वो कौन कौन से? यूज़ ऑफ द एरोसोल केन, ये तो बिल्कुल सही है। एरोसोल केन होते हैं जैसे आपके स्प्रे वगैरह नहीं होते, उसमें जो इस्तेमाल किया जाता है। और एरोसोल जब क्या होता है, एयर के अंदर आपका सॉलिड पैक्ट होता है। अच्छा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ है, बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से क्या होता है कि जो आपका क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, आप उन्हीं को काटते हुए तो क्या करते हो, एग्रीकल्चर करते हो। वहीं पे तो क्या करते हो, खेती बाड़ी वहीं पे तो की जाती है जहाँ पे जंगल होते हैं। जंगलों को काट कर ही उस जगह पे खेती बाड़ी की जाती है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट बिल्कुल सही है, तो आंसर बन जाएगा ऑल द अबव। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ, द टाइप ऑफ द क्लाइमेट वी एक्सपीरियंस नाउ माइट बी प्रिवेलिंग ओवर द लास्ट 10,000 years with minor and the occasionally wide fluctuation. The planet Earth has witnessed many variation in the climate since the beginning. This is generally called the climate change. जब क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन देखने को मिलता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अब एक्सप्लेनेशन देखो क्या लिखा हुआ है, द कॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज आर मैनी, कई सारे। अब द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द फॉर द क्लाइमेट चेंज इज द पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हमारी। नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलता है, बाढ़ हो गई, आपका भूकंप आ गया, ठीक है ना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। टेरेस्ट्रियल कॉजेज देखने को मिलते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है हमारी, जैव विविधता, ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे जो हमारे द्वारा हो रहा है। Human activities also cause the climate change on the mass level. The production of the carbon dioxide by the human activities affect the climate a lot and cause the climate change. This increase of the carbon dioxide is greenhouse gases cause the global warming. अब होता क्या है कि CO2 खराब गैस नहीं है। CO2 एक बेहतरीन गैस है जो क्या करती है कि रात के टाइम पे जो आपका सोलर रेडिएशन होता है उसे बाहर जाने से रोकती है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जाने से रोकती है, ताकि पृथ्वी का जो तापमान है वो बिल्कुल एकदम से किस में ना आ जाए, नेगेटिव में ना जाए। मतलब सुबह पृथ्वी आपकी क्या देखने हॉट देखने को मिल रही है, रात को आपकी जो बोल सकता है अर्थ वो कैसी हो गई, बोल सकते हैं कोल्ड हो गई। तो ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। तो CO2 बहुत एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है। पर अगर आप CO2 इंसान ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ब्लैंकेट मोटी होती चली जाएगी, और मोटी होगी तो जो क्या होगा कि जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा भी नहीं हो पाएगा। और बहुत ज़्यादा क्या होगा कि आपकी जो गैसेस होंगी वो सस्टेन कर लेंगे अंदर, और जो क्लाइमेट होगा काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाएगा रात के टाइम पे भी। और ये जो होता है आपका, ये ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण बनता है। और सबसे ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण ये बनता है कि जो आपके पोल्स की तरफ जो आपकी बर्फ़ है वो पिघलने लग जाती है, ठीक है ना। पहले तो पानी 70% है, और अगर ये बढ़ा तो आप जान सकते हैं कि लॉस होगा, किसमें, लैंड लॉस देखने को मिल सकता है, खासकर उन देशों को जो बहुत छोटे और द्वीप है, आइलैंड्स है। आगे लिखा, दिस इंक्रीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन विच कॉज द क्लाइमेट चेंज। अब देखो कौन कौन सा है, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गया, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स है, कंस्ट्रक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग वर्क्स है, द यूज़ ऑफ द एरोसोल केन है, अर्बनाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया आपका। अब देखो एरोसोल केन का अगर यूज़ देखें तो लिखा है, एरोसोल कैन कंटेन्स द CFC बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो खतरनाक होती है किसके लिए, ओजोन लेयर के लिए, ये आप याद रखना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपने देखो 1986 में ये पता लगा था कि ओजोन पे क्या था, अंटार्कटिका के ऊपर छेद देखने को मिला था, होल था। तो पता लगा था वो किसके कारण था, CFC के कारण। इसलिए 1987 में हमने एक बोल सकते हैं एक ओजोन लेयर को संरक्षित करने के लिए एक आपका प्रोटोकॉल साइन किया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो CFC को बदलना था। CFC वैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल की जाती थी एक टाइम पे, ACs में इस्तेमाल की जाती थी, बाद में इसको अमोनिया से चेंज कर दिया गया। उसका रीज़न मैंने बता रखा था। CFC में क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल होती है, केमिकल कंटेनिंग द एटम्स कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये तीन चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये क्लोरीन जो होता है ना, ये O3 को तोड़ देता है, क्लोरीन O2 प्लस O में तोड़ देता है, ठीक है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया था। दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एरोसोल स्प्रेज, ब्लाउंग एजेंट्स फॉर फोम्स, जो आपका बोल सकते दाढ़ी बनाने के लिए फोम्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, पैकिंग मटेरियल सॉल्वेंट्स एंड द रेफ्रिजरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आप जानते हैं, इरिगेटेड राइज ऑफ द पैडी क्रॉप्स कल्टिवेशन हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल एग्रीकल्चर सोर्सेज ऑन द एंथ्रोपोजेनिक मीथेन, जो आपके CH4 एमिशन आपको देखने को मिलता है पैडी फील्ड से। मीथेन क्या होती है आपकी, एमिट होती है, ठीक है ना, और ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा कारक होती है, याद रखना, ठीक है, मेजर एलिमेंट है आपका मीथेन। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट द ग्लोबल राइस प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 11% ऑफ टोटल एथ्रोपोजेनिक CH4 एमिशन। 11% अकेला जो आपका क्या है, राइस की फील्ड है वो निकाल देते हैं। अच्छा, इरिगेटेड राइस फील्ड आर द मेजर सोर्स ऑफ द मीथेन फ्रॉम द राइस फील्ड्स। मीथेन कलरलेस होती है, ऑडरलेस होती है, ग्रीन हाउस गैस है, दैट अक्योर्स द एविडेंटली इन नेचर, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ द सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज़।
अच्छा, बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रीज एब्जॉर्ब द CO2 आप जानते हैं, और अगर आप ट्री को हटा दोगे तो CO2 एब्जॉर्ब कौन करेगा, ठीक है ना। तो और CO2 जब तक एब्जॉर्ब नहीं होगी तो ग्लोबल वार्मिंग आपकी रुकेगी नहीं। तो लिखा फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड इन द टर्न रिलीज ऑक्सीजन बैक, और क्या लाती है, ऑक्सीजन लाती है बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। बर्निंग डाउन ट्रीज विल लीड टू द इंक्रीज इन द CO2 concentration in the atmosphere. This is turn will lead to the global warming. According to the best current estimated, deforestation is responsible for about 10% of the all global warming emission. ये देखने को मिलता है कि डिफॉरेस्टेशन करने से लगभग 10% ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है ना। ये आपके एरोसोल केन्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इश्यू और इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स हैं। ओजोन डिप्लेशन के लिए मैंने अभी बताया आपका कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो आपका साइन हुआ था 1987 में साइन हुआ था। CO2 को रिडक्शन करना है तो इसके लिए आपका आता है जो आपका ग्रीन हाउस गैसेज क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 का। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड आपका पेरिस एग्रीमेंट है COP21, किसकी, क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC, ये आगे डिस्कस कर लेंगे हम। और ये हुई थी 2015 में। उसके बाद बर्नलैंड रिपोर्ट आती है आपकी ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, आई थिंक 1986 के आसपास की है। तो आंसर बन जाएगा आपका ए का सेकेंड, बी का थर्ड, ठीक है ना, नहीं सॉरी, ए का क्या है, सेकेंड, बी का थर्ड बिल्कुल सही है, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, ये वाला आंसर बन जाएगा आपका। पढ़ लेते हैं पेरिस एग्रीमेंट, देख लेते हैं। लिखा हुआ द पेरिस एग्रीमेंट इज द लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन द क्लाइमेट चेंज। इट वाज अडॉप्टेड बाय द 196 पार्टीज एट द COP21। ये UNFCCC की है, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, जलवायु परिवर्तन समझौते से रिलेटेड आपका COP21, मतलब 21वीं बैठक है। ये पेरिस में हुई थी 12 दिसंबर 2015 को, एंड एंटर इनटू द फोर्स ऑन द 4 नवंबर 2016। इसी के तहत ना भारत ने अपने यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्म किया था 2016 में। तो इंडिया और किसका इनिशिएट था, फ्रांस का, और इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है। इट्स गोल इज टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग टू वेल बिलो 2% तक, 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको रोकना है किसी भी हालत में, और प्रॉब्ली 1.5 डिग्री सेल्सियस, और 1.5 डिग्री तक बोल सकते हैं कि ग्लोबल, जो बोल सकते हैं एवरेज एनुअल टेम्परेचर, एनुअल नहीं आपका ये आपका है सेंचुरी में, इस शताब्दी तक किसी भी हालत में हमें 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाना, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। 1.5 डिग्री जो इंडस्ट्रियल लेवल एरिया था आपका, इंडस्ट्रियल बोल सकते हैं, इंडस्ट्रियल जो एज थी, ये एरा थे, इंडस्ट्रियल एरा बोली जाती है 18वीं शताब्दी को, 18th सेंचुरी तक। तो 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ने देना, पर बढ़ जाएगा पता है, पर 2 डिग्री तक तो रोकना है, नहीं तो अगर एक बार आपके ग्लेशियर्स पिघले, पोल्स यानी ध्रुव पिघले, तो वापस नहीं बन पाएगी आपकी क्या, बर्फ़। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें 1987, द 1989 मॉन्ट्रियल, ये 7 कर देना यार, इज टू मैन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर ऑफ द अपर एटमोसफेयर। अब ओजोन कहाँ पाई जाती है, आप जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर। The protocol mandated the complete phase out of the CFC and the other ozone depleting substances, which it has successfully managed to do in the last 3 decades, जिससे हमने बेहतरी से काम किया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है आपका। क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें 1997 में था। तो क्योटो प्रोटोकॉल is an international agreement linked with the United Nations framework for the Convention on the Climate Change. It commits its party by the setting the international binding greenhouse gases related, ये याद रखना, ये मैं आगे बता दूंगा आपको। और एक आता है बर्नलैंड रिपोर्ट आती है आपकी, तो लिखा हुआ है बर्नलैंड रिपोर्ट ऑल्सो कॉल्ड द आवर कॉमन फ्यूचर। इट इज़ पब्लिकेशन रिलीज्ड इन द 1987 by the World Commission on the Environment and Development (WCED). It introduced the concept of the sustainable development and described how it could be achieved. Sustainable development calls for the concerted efforts toward the building an inclusive, sustainable and the resilient future for the people in the planet. अच्छा, एक जब आपका आगे बता दूंगा, एक एजेंडा 24 है, नहीं एजेंडा 21 है, उसको बाद में जाके SDG गोल में क्या कर दिया गया था, बदल दिया गया था। SDG गोल टोटल हमें 17 अचीव करने होते, आगे कर लेंगे, इसके बाद है क्वेश्चन ये। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज से जो अलग है, तो देखो पहले लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज, तो पहले लिखा इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। बिल्कुल सही है कि अगर आप अर्थ की ऑर्बिट देखेंगे, कक्षा देखेंगे, तो सूर्य से क्या होती है, थोड़ा सा दूर भी है, जो कंडीशन बनाती है किसकी, एपीलियन और पेरीहिलियन की कंडीशन बनाती है। मेनली जो बोल सकते हैं एवरेज डिस्टेंस होती है सन और किसके बीच की, अर्थ के बीच की, वो लगभग कितनी है, 150 मिलियन है, ये बोल सकते हैं 15 करोड़ किलोमीटर है। पर जब पैरी की कंडीशन बनती है, जब थोड़ा सूर्य क्या होता है या पृथ्वी पास होती है, तो उस समय कितना होता है, लगभग 149 मिलियन के आसपास होता है। जब थोड़ा दूर होती है तो वो 152 के मिलियन के आसपास के होता है। तो इससे आपका क्लाइमेट चेंज देखने को मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट आता है ऑब्लिगेटरी ऑफ द अर्थ रोटेशन एक्सिस। बिल्कुल, रोटेशन एक्सिस आप जानते हैं, तो ये लगभग कितने 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री पर आता है, रोटेशन एक्सिस है। अभी ये थोड़ा सा क्या करता है, आपका फ्लक्चुएट होता रहता है,
अभी जो फिलहाल है 23.5 डिग्री के आसपास है। और इसका फ्लक्चुएशन ही क्या करता है, जो हेलोसिन है या बोल सकते हैं जो आपका बोल सकते हैं आपका हिमयुग है, उसको इंट्रोड्यूस कर देता है आइस एज को। इससे फ़र्क पड़ता है भाई, ठीक है ना। अब आता है फ्रेसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स। बिल्कुल सही, इक्विनॉक्स कंडीशन भी आपको देखने को मिलती है जब विषुवत होता है सूरज, वो भी क्लाइमेट चेंज को लाता है। और सोलर इरेडियंस ये नहीं है, सोलर इरेडियंस नहीं होता, ये मैं बता देता हूँ क्यों। पढ़ लेते हैं। तो लिखा सोलर इरेडियंस, तो लिखा सोलर इरेडियंस इज द आउटपुट ऑफ द लाइट। ये क्या आपका लाइट का आना है, एनर्जी फ्रॉम द एंटायर डिस्क ऑफ द सन, सन से मेजर्ड एट द अर्थ, और जो आपकी अर्थ में पड़ती है। द सोलर स्पेक्ट्रिकल्स, या बोल सकते हैं जो सोलर स्पेक्ट्रल्स है, इरिडेंस इज अ मेजर ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द एंटायर सन एट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो ये किसको दिखाता है, उसकी प्रकाश की तीव्रता को दिखाता है। इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रल्स इरिडेंस वेरिएंट्स आर सीन इन द मैनी वेवलेंथ्स, जिसमें क्या आता है आपका विजिबल भी आती है, इंफ्रारेड आती है, यूवी आती है, यूवी आती है, एक्सरेज आती हैं। एज वी लुक एट द सोलर इरिडेंस वी शुड रिमेंबर दैट द स्पेस वेदर इज रिलेटेड टू आयनाइजेशन वाइल क्लाइमेट रिलेटेड टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है ना। तो स्पेस वेदर जो होता है वो रिलेट करता है किससे, आयनाइजेशन प्रोसेस से, और क्लाइमेट चेंज रिलेट करता है एब्जॉर्प्शन हीट से, कितना एब्जॉर्ब करती है अर्थ। Measuring the spectral irradiance is important because of the different wavelength or the color of the sunlight are absorbed in the different parts of our atmosphere. We feel warm because of the visual and the infrared radiations that reaches the surface. Ultraviolet rays create the ozone layer and is then absorbed by the ozone. Higher still, ultraviolet light create the thermosphere, which is ionized by the light at the short wavelength of the extreme ultraviolet देखने को मिलती है। बिकॉज रेडियो कम्युनिकेशंस आर अफेक्टेड बाय द क्रिएटेड आयंस चेंजेस इन द सोलर ईवीवी आउटपुट आर द प्राइमरी स्पेस वेदर कंसर्न। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरा आता है एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरी ऑफ द क्लाइमेट चेंज रिलेटेड जो आती हैं आपकी। तो पहले आती है इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। तो लिखा अर्थ ऑर्बिट इसेंट्रिसिटी ई क्वालिफाई द डेविएशन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट पाथ फ्रॉम द शेप ऑफ द अर्थ सर्कल। शेप ऑफ द सर्कल आप जानते हैं, सर्कल जो बोल सकते हैं ऐसा बिल्कुल गोल नहीं है, थोड़ा सा कैसा है, इस तरीके आपको देखने मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ ओनली ऑर्बिटल पैरामीटर दैट कंट्रोल द टोटल अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशन रिसीव्ड बाय द अर्थ एवरेज ओवर द कलर्स कोर्सेज ऑफ द 1 ईयर। तो मैं अभी दिखा दूंगा आपको। प्रेजेंट इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ है ई इक्विवेलेंट है 0.01671, और इन द पास्ट इट हैज़ वेरिड बिटवीन द 0 to 0.06। द इसेंट्रिसिटी वैल्यू कैन बी यूज टू कंप्यूट द डिफरेंसेज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन बिटवीन देयर क्लोजेस्ट एंड द फर्देस्ट अप्रोचेस, जैसे पेरिलियन एंड एपिलियन कंडीशन बोलते हैं। अभी देख लेंगे। प्रेजेंटली दिस अमाउंट टू 2E इक्विवेलेंट टू 3.3% के आसपास आता है। आगे चलते हैं, रोटेशनल एक्सिस का देख लेते हैं। तो एंगल अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इज टिल्टेड एज द ट्रेवल अराउंड द सन इज नोन एज द ऑब्लिगेटी, और ऑब्लिगेटी इज वाई अर्थ हैज़ द सीजन्स। ऑब्लिगेटी, अभी देखो जो आपका पृथ्वी का जो झुकाव है ना, उसी के कारण आपको क्या देखने मिलते हैं, ऋतुएं देखने को मिलती हैं, सीजन्स देखने को मिलते हैं कि भाई ग्रीष्म ऋतु होगी, या बोल सकते हैं आपका स्प्रिंग होगा, हॉट वेदर होगा, कोल्ड वेदर होगा, ठीक है ना। और आपका ऑटमन आएगा, आपकी बारिश होगी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओवर द लास्ट मिलियन ईयर्स इट हैज़ वेरिड बिटवीन द 22.1 to 24.5। मैंने बताया था लगभग ये टिल्टेड होता रहता है, मतलब थोड़ा सा चेंजेस होने लग जाता है, फ्लक्चुएशन है। डिग्रीज परपेंडिकुलर टू द अर्थ ऑर्बिटल प्लेन। The greater the earth axial tilt angle, the more extreme our seasons are, as in each hemisphere receive the more solar radiation during its summer when the hemisphere is tilted toward the sun, and less during the winter when it is tilted away। याद रखना कि जब आप ज़्यादा टिल्ट देखने को मिलेगा, 24 के ऊपर आ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगी, और जब कम होगा तो कम गर्मी देखने को मिलेगी। लार्जर टिल्ट एंगल्स फेवर द पीरियड ऑफ द, जैसे बोलते हैं डी ग्लेशिएशन। डी ग्लेशिएशन मतलब आपके क्या ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे अगर ज़्यादा बड़ा टिल्ट आता है, ज़्यादा अगर झुकाव आता है किसका, पृथ्वी का सूर्य के सापेक्ष। These effects aren't uniform globally. Higher latitudes receive a larger changes in the total solar radiation than areas closer to the equator। अच्छा, आगे चलते हैं। प्रिसेशन इक्विनॉक्स, तो लिखा हुआ है प्रिसेशन ऑफ द इक्विनॉक्स, मोशन ऑफ द इक्विनॉक्स अलोंग द एक्लिप्टिक द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। अब एक्लिप्टिक तो बनता है ना प्लेन, किसका, अर्थ का ऑर्बिट इस तरीके है एक्लिप्स फॉर्म में। तो लिखा हुआ है ठीक है, कॉज बाय द साइक्लिक प्रिसेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन इट कंप्लाइंग is famous star catalog completed in the 129 BC। The Greek astronomer Hipparchus noticed that the position of the stars was shifted in a systematic way from the earlier Babylonian measures. This indicates that it was not the stars that were moving but rather the observing the platform Earth. Such a motion is called the precession and consists of the cyclic wobbling in the orientation of the Earth axis of the rotation with a period of 25,772 years. Precession was the third discovered motion of the Earth
after the far more obviously daily rotation and the annual revolutions, precessions caused by the gravitational influences of the sun and the moon acting on the earth, equatorial bulge to a much lesser extent, and the planet exert influence as well. चल जाते हैं आगे. यहाँ पर एक फोटो थी, कौन सी थी? एक सेकेंड रुकना. ठीक है. अच्छा हाँ देखो ये वाली थी. तो ये मैं दिखा देता हूँ. ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के स्पेक्ट्रम है. तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स की होती है. ठीक है ना. 10⁻³ माइक्रोवेव्स, उसके बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज आती हैं आपकी, विबग्योर जो आपने सुना होगा, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज. अब होता क्या है कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा ट्रैवल कर सकती हैं, दूर तक ट्रैवल कर सकती हैं. और सबसे कम का मतलब है कि अब देखो जो वेवलेंथ होती है वो इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के. तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है आपकी किसकी? गामा रेज की. अब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है. अब सन से जो निकलती है वो कई सारी निकलती है. इंफ्रारेड भी निकल जाती है आपके, अल्ट्रावायलेट, ये काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? घातक होती है. ये आप याद रखना. ठीक है ना. अल्ट्रावायलेट, और इन्हीं को रोक देती है कौन सी? आपकी ओजोन लेयर रोक देती है. तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. अच्छा नेक्स्ट, अब देखो ये सन है और सन का क्या है तुम्हारा, बोल सकते हैं इसकी एनाटॉमी है. तो जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको कोर बोलते हैं, ये आपने याद रखना है. उसके बाद दूसरा जो पार्ट आता है उसके बाहर वाला उसे बोलते हैं रेडिएटिव जोन. उसके बाद आता है कॉन्वेक्शन जोन. कॉन्वेक्शन जोन के बाद आता है फोटोस्फेरिक जोन. फोटोस्फेरिक जोन के बाद आता है क्रोमोस्फेयर. क्रोमोस्फेयर के बाद ट्रांजिशनल जोन आता है. और सबसे बाहर जो आपको लाइट देखने मिलती है उसे कोरोना बोलते हैं. आप याद कर सकते हैं इसे. ठीक है ना. और सन की जो एज है वो लगभग लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है. मतलब लगभग मान के चलो 5 अरब साल इसकी एज अभी, और 5 अरब साल और रहेगा ऐसा बोला गया है. अच्छा ये आपका जब क्या होता है हीलियोस्फीयर देखने को मिलता है जहाँ पे सन होता है, तो वहाँ से क्या होता है कि टाइम टाइम पे आपका एक शॉक टाइप के निकलती है. क्योंकि वहाँ पे आप जानते हैं कौन सी क्रिया चलती है, ये बोल सकते हैं कौन सी प्रोसेस चलती है. तो वो चलती है आपकी आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न. तो वो चलती जब आपकी, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होने लगता है. तो एक ट्रांसमिशन शॉक आता है सबसे पहले, बोल सकते हैं प्लांट्स की तरफ. फिर एक हीलियोस्पॉस बनता है. उसके बाद एक बो शॉक आता है. और ये बो शॉक झेलना बहुत टफ होता है किसी के लिए. आपका जो अर्थ है वो इसलिए झेल पाती है क्योंकि अर्थ में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. और मैग्नेटिक फील्ड होने से ये जो बो शॉक्स आती हैं ये किस तरफ चली जाती हैं? आपकी पोल्स की तरफ चली जाती हैं. ठीक है ना. अच्छा ये है आपका, देखो ये इक्विनॉक्स कंडीशन है. इक्विनॉक्स ये आप देखो इक्विनॉक्स कंडीशन आपने 21 मार्च, देखो 21 मार्च को और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है. मतलब दोनों गोलार्धों पर टेम्परेचर क्या होता है? बराबर होता है. क्लियर बात समझ में आ गई. अब जैसे आप 21 जून को जाते हैं, जो आपका समर सॉलिस्टिस होता है आपका कहाँ पर? नॉर्थ पोल पे, या बोल सकते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर में होता है. तो यहाँ पे सबसे गर्म दिन हमारे यहाँ पे कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध में 21 को होता है. फिर हमारे यहाँ तक गर्मी कब तक रहती है? 21 मार्च से 23 सितंबर तक रहती है. फिर 23 सितंबर के बाद हमारे यहाँ ठंड स्टार्ट हो जाती है. और 22 दिसंबर तक ये सबसे छोटा दिन होता है. सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ पे 21 जून, सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर. उसके बाद ये पूरी प्रोसेस चलती है. इसे क्या बोलते हैं? आपका ये भी सॉलिस्टिस है. ये आपका बोला जाता है विंटर सॉलिस्टिस बोला जाता है इसे. आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो. ठीक है ना. ठीक है आगे चलते हैं. आगे देखो ये है पेरिहेलियन और एपिलियन कंडीशन. अब होता है क्या? पेरिहेलियन मतलब होता है जब पास होती है पृथ्वी, लगभग होती है 147 मिलियन किलोमीटर के आसपास होती है. तो पेरिहेलियन कंडीशन बोला जाए. जनवरी के टाइम पे देखने को मिलती है 3 to 4 जनवरी के आसपास देखने को मिलती है आपको. ठीक है ना. और दूसरा होता है आपका 152 किलोमीटर अवे होती है, जब थोड़ा सा दूर होती है पृथ्वी, तो वो होता है एपिलियन कंडीशन. ये भी 3 to 4 जुलाई के आसपास आपको देखने को मिलता है. ठीक है. ये आपका ऑब्लिक्विटी, तो एब्लिगेटिव आपको देखने को मिलता है. तो अभी लगभग इतना 23.5 डिग्री पर. ये जब आपका ज़्यादा झुकेगा ना, देख लो अगर ये कम हुआ, जब ये कम होता है तो सिंपल सी बात है विंटर बढ़ जाएगा. अगर कम हुआ, लेस हुआ इससे. और अगर ये क्या हुआ? ज़्यादा हुआ, तो आपका समर कंडीशन ज़्यादा होगी. ये आप याद कर लो. ऐसे कंडीशन देखो जैसे सन के लिए होती है वैसी कंडीशन मून के लिए भी होती है. मून जो एस्टिमेटेड बोला जाता है 3.80 लाख किलोमीटर के आसपास बोला जाता है. किससे? पृथ्वी से इसकी दूरी है लगभग 380 बोल सकते हो आपका. ठीक है ना. 3,80,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है. पर क्या होती है? एक पैरी की कंडीशन होती है मून की, जब वो थोड़ा नज़दीक होता है किसके? अर्थ के, तो 363. और जब एपो की कंडीशन बनती है आपकी जब वो थोड़ा दूर होता है 404 पे. तो जब थोड़ा सा क्या होता है पैरे की कंडीशन, जब वो नज़दीक होता है तो होता है क्या है? 14% ब्राइटर दिखता है, 30% 14% बिगर दिखता है, 30% ब्राइटर. और अगर ये पूर्णिमा की कंडीशन हुई, पूर्णिमा मतलब फुल मून कंडीशन हुई, तो आपको ज्वार और भाटा देखने को मिलता है. ठीक है ना. बड़े बड़े वृद्ध ज्वार और वृद्ध भाटा देखने को मिलता है. तो ये आप याद कर सकते हैं. एपो की कंडीशन होता है जब माइक्रो मून देखने को मिलता है, छोटा मून देखने को मिलता है आपको.
अच्छा नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वेटलैंड्स। लिखा हुआ वेटलैंड्स हैव द लो प्राइमरी प्रोडक्ट, नहीं लो नहीं होती, हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में आपका जो लैंड है और जो आपका वाटर है वो कनेक्टेड हो जाते हैं, तो लो तो हो ही नहीं सकते फिर। अच्छा वेटलैंड्स एक्ट एज द नेचुरल वाटर फिल्टर, बिल्कुल सही है, ये तो गलत हो गया। और वेटलैंड आर ग्लोबली इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, बिल्कुल सही, कार्बन को सिंक करने के लिए ग्लोबल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या बोला हुआ है, करेक्ट ना, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं, सेकेंड एंड थर्ड। पढ़ लेते हैं वेटलैंड्स के बारे में लिखा हुआ है। वेटलैंड्स के बारे में लिखा, वेटलैंड्स आर द एरिया वेयर द वाटर कवर्स द सॉइल्स और इज प्रेजेंट आइदर एट और नियर the surface of the soil all year or for variable period of the time during the year including the during the growing seasons. Wetland is entirely covered by the water for at least some part of the year. कुछ टाइम के लिए कम से कम पानी से आपका वो क्षेत्र आपका डूबा हुआ होना चाहिए। द डेथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस सीजनल फ्लडिंग वेरी, मतलब ये क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है, ये कभी पानी कम कभी ज़्यादा हो जाए। वेटलैंड ट्रांजिशनल जोन्स होते हैं, दे आर नाइदर टोटली ड्राई, ना ही ये पूरी तरह ड्राई होते हैं, टोटली अंडर वाटर भी नहीं होते, दे हैव द कैरेक्टरिस्टिक बोथ, दोनों तरीके रखते हैं। वेटलैंड टेक्स मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग द मासेज होते हैं आपके, बॉजेस होते हैं आपके, मैंग्रोव्स होते हैं, मड फ्लैट्स होते हैं आपके, पॉन्ड स्वैम्स, बिलोबोंग्स होते हैं आपके, लगून्स होते हैं, लगून लेक्स जो आती हैं, फ्लड प्लेन्स आ जाते हैं। मोस्ट लार्ज वेटलैंड एरिया ऑफन इंक्लूड अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वेटलैंड टाइप्स। अच्छा वेटलैंड फंक्शन एंड इकोसिस्टम बेनिफिट्स। वेटलैंड फंक्शन आर डिफाइंड एज द फिजिकल केमिकल एंड द बायोलॉजिकल प्रोसेस और द एट्रीब्यूट दैट are vital to the integrity of the wetland system because wetlands are often transitional zone। transitional ecotones बोलते हैं जहाँ पे एक बोल सकते हैं इकोसिस्टम सेकंड इकोसिस्टम से कनेक्टेड हो जाए, उसे इकोटोन्स बोला जाता है। बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड द डीप वाटर एक्वेटिक सिस्टम जहाँ पे कनेक्टेड हो जाते हैं, जो अभी बताया था। मैनी प्रोसेसेस हैव मेजर implication for the species since wetland may provide food and the habitat for the many terrestrial and the many aquatic species। wetland biodiversity is often higher than the दैट ऑफ द एडजेसेंट इकोसिस्टम, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इन एडिशन वेटलैंड्स कैन अफेक्ट द एक्सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स एंड सर्व एज द सिंक फॉर द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड एटमोस्फेरिक कार्बन। They play a major role in the biosphere by the providing the habitat for the several plants, animal, and the other forms of the life. They may also serve as the last refuge for the many rare and the endangered species. Some wetlands such as swamps, जो आपकी बोल सकते हैं मार्सी भूमि होती है या बोल सकते हैं दलदली भूमि, एंड मार्सेज आर कंसिडर्ड टू बी द सम अर्थ मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। तो वो गलत हो जाता है जो आपका फर्स्ट वाला था। अगले का टू ह्यूमन्स वेटलैंड आर वैल्यूबल फॉर द स्पोर्ट फिटिंग fishing, hunting, and the recreational use. In addition, the capacity of the wetlands to absorb a great amount of the water also benefited the developed areas, especially during the period of the flooding. Wetland system can also protect the shorelines, recharge groundwater, aquifers, and the clean polluted waters. तो aquifers का काम भी करते हैं, filters का, तो ये सही हो जाता है। They have been described as the kidney of the landscape, याद रखना इन्हें किडनी बोला जाता है लैंडस्केप फॉर्म का। वेटलैंड्स आर ग्लोबली इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक, स्टोरिंग वास्ट अमाउंट ऑफ द कार्बन एंड देयर बाय हेल्पिंग टू द मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। Peatlands hold a disproportionate amount of the earth's soil carbon, and coastal wetlands such as the mangrove, salt marshes, and the seagrass beds are vital of the sea of the blue carbon। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। देखो रामसर साइट की बात करते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स को बोल सकते हैं, वेटलैंड्स को डिसाइड या बोल सकते हैं घोषित करने का जो बोल सकते हैं, डिक्लेयर कौन करती है, रामसर कॉन्वेंशन के द्वारा किया जाता है। तो रामसर साइट्स में बता दो, रामसर एक जगह ईरान में, तो वहाँ पर ये लाया गया था। लिखा था रामसर साइट वेटलैंड्स is a wetland site designated to be international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on the Wetlands, याद रखना। An intergovernmental environmental treaty established in 1971, UNESCO, which came into force in the 1975. It provided for the national action and the international cooperation regarding the conservation of the wetlands and wise sustainable use of their resources. Ramsar identified the wetlands of the international importance, especially those providing the waterfall habitat। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंडीशन होती हैं, क्राइटेरिया होता है। जैसे फर्स्ट क्या क्राइटेरिया देखने को मिलता है, तो यहाँ लिखा इट कंटेन्स अ रिप्रेजेंटेटिव रेयर और द यूनिक एग्जांपल ऑफ द नेचुरल एंड द नियर नेचुरल वेटलैंड्स टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायो जोग्राफिक रीजन। दूसरा आता है इट सपोर्ट द वनरेबल इंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द थ्रेट एंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। इट सपोर्ट जो रामसर साइट के तहत आएंगी वेटलैंड साइट जो रजिस्टर्ड होंगी उनके लिए कंडीशन है। इट सपोर्ट द पॉपुलेशन ऑफ द प्लांट एंड और एनिमल स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ अ पर्टिकुलर बायोग्राफिक
रीजंस। चौथा, इट सपोर्ट द प्लांट और एन एनिमल स्पीसीज आर क्रिटिकल स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल और द प्रोवाइडिंग द रिफ्यूज ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशंस। इट रेगुलरली सपोर्ट द 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। ठीक है ना, जहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। छठवां आता है, इट रेगुलरली सपोर्ट द 1% ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज ऑफ द स्पीसीज ऑफ द वाटर बर्ड्स, 1% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आता है, इट सपोर्ट द सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिजिनियस फिश सब स्पीसीज ऑफ द फैमिलीज लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस स्पीसीज इंटरेक्शन एंड द पॉपुलेशन दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेटलैंड्स बेनिफिट्स एंड और वैल्यूज और एंड देयर बाय द कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्लोबल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर आता है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड एंड द फिशेज spawning grounds and the nursery and or migration path of the which fish stocks either within the wetlands or the elsewhere depends or it regularly support the 1% of the individual in the population of the one species। बता दिया था मैंने आपको। अभी टोटल अगर इंडिया की बात करें 75 आपको आराम से साइड देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो इस तरीके का होता है आपका बोल सकते हैं वेटलैंड्स। पानी भी होगा, लैंड भी होगा, कभी ज़्यादा क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, कभी कम सूखा भी पड़ सकता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज नॉट अ मेजर ग्रीन हाउस गैसेज दैट कॉज द क्लाइमेट चेंज। कार्बन डाइऑक्साइड है, बता दिया था अभी। मीथेन बिल्कुल है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होती, नाइट्रस ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है कि ये सी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है। ठीक है ना, ह्यूमन हेल्थ के लिए, हमारे लिए। एक्चुअल में जो इसकी बोल सकते हैं, जैसे हमारे जो लंग्स हैं वो लेते हैं क्या, ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन की जितनी सॉल्युबिलिटी होती है उससे 200 टाइम्स सॉल्युबिलिटी होती है हमारे, क्या बोल सकते हैं, लंग्स में जाने की, किसकी, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो आपने देखा अगर चूल्हा जल रहा है और अगर दरवाजे वगैरह बंद हैं तो ये मार भी सकती है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कार्बन अगर लंग्स में गया, बहुत तेज़ी से गया, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में गया तो दिक्कत हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो याद रखना, हमारे फेफड़े 200 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, किसको, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे मैंने बता दी काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, मेजर ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है, टॉक्सिक होती है काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें बहुत अच्छे से क्या करते हैं, मिक्स कर लेती है एज एन ऑक्सीजन कैरियर। क्लेबास ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, बता दिया था। मीथेन में बता चुका हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी होती है। ठीक है ना, और नाइट्रस ऑक्साइड को एक चीज़ याद रखना, इसे लाफिंग गैस भी बोला जाता है, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को। अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं। अब एक क्योटो प्रोटोकॉल मैंने बताया था 2005 में ये इफेक्टेड हो जाता है, हालांकि 1997 में क्या होता है, ये लाया गया था। अब इसमें कुछ गैसेज हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज डिक्लेयर किया गया है। तो उसमें आती हैं आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, अगर नहीं दिख रहा है, परफ्लोरोकार्बन। ठीक है ना, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन लिखना था यार। ठीक है ना, और पर सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। फिर आता है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक आती मीथेन आपकी CH4। ये 6 रिकग्नाइज्ड है। क्योटो जगह जो आपकी है वो कहाँ पे आपकी, तो आप याद करना ये जापान में। ठीक है ना, अच्छा आगे चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में देखो, मीथेन, वार्मिंग, इकोलॉजी, एमिशन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर गैस, ये सारे तत्व आपके क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्रिटी, ग्लोबल वार्मिंग, सब चीज़ हो रही है, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज, एग्रीमेंट, इंडस्ट्री, सारा क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। अच्छा, एग्रोफोरेस्ट्री इज द कलेक्टिव नेम ऑफ द लैंड यूज सिस्टम इन्वॉल्विंग द ट्रीज कंबाइंड विद द क्रॉप। ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्रोफोरेस्ट्री उसे बोलते हैं जब आप क्या करते हैं, जहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे पेड़ उगा देते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। एग्रोफोरेस्ट्री हेल्पिंग द फाइटिंग क्लाइमेट चेंज बाय द इंक्रीज द कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैपेसिटी इवन मोर देन द प्राइमरी फॉरेस्ट। नहीं, प्राइमरी फॉरेस्ट से ज़्यादा थोड़ी नहीं कर सकते, प्राइमरी फॉरेस्ट में तो ट्री लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सघन वन जो होते हैं, उनसे ज़्यादा आपका कार्बन को सिंक नहीं कर सकता, तो ये गलत हो जाता है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आई थी 2014 में, सीक्स टू इंप्रूव फार्म इनकम एज वेल एज द फाइट क्लाइमेट चेंज। ये सही है आपका, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। इनकरेक्ट बोल रहा है तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका सेकंड वाला। ठीक है ना, आई थिंक यार सेकंड ही वाला था, तो सेकंड वाला ना। हम्म, तो यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है यार, इनकरेक्ट केवल ओनली 2 होगा। पढ़ लेते हैं। Agroforestry is the collective name for the land use system and the technology where the woody perennials, trees, shrubs, palms, bamboos are deliberately used on the same lands management units as the crops or the animal। तो फर्स्ट तो आपका इनकरेक्ट हो जाता है। नहीं रुक जाओ, तो फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया क्या, क्या लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा ओनली लिखा हुआ है यार, ओनली, तभी बोलूँ, तब सही है, तब सही है, तब सही है।
तब सही है भाई। ओनली लिखा हुआ है ना, ओनली होता नहीं कभी, ओनली मतलब केवल इसी से। थोड़ा मैं पढ़ने में गड़बड़ी कर गया, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये भी ठीक है ना। तो ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ये गलत है, ठीक है ना, ओनली लिखा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। Tree species of the agro farmlands can be help in the equivalent carbon sequestrations as much as the primary forest and much more than the grasses and crops. It is a practice of the cultivating trees on the farmlands along with the traditional cropping and the animal husbandry. Therefore, it is अब देखो इसमें दोनों चीज़ होती हैं, आप क्रॉपिंग भी कर सकते हो, एनिमल हस्बेंड्री भी हो सकती है, जानवर भी पाल सकते हो। इंटीग्रेटेड ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम एग्रो फॉरेस्ट्री कैन हेल्प द फार्मर्स एट ट्राइब्स front. Agroforestry and the climate change. Short term, it helps in the moderating the microclimate and the conservation of the natural resources, and it reduces the cutting of the forest trees from the primary forest. Long term, tree species of the agroforestry land can help in the equivalent carbon sequestration as much as the primary forest and much more than the grass and crops. Statement 2 is incorrect हो जाता है फिर। अब एक नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी आ रही थी, तो उसमें लिखा प्रमोट द एग्रो फॉरेस्ट्री टू इंक्रीज द फार्म इनकम एंड रिड्यूस द क्लाइमेट रिस्क। ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। इसके लिए नोडल एजेंसी याद रखना, नोडल एजेंसी कौन सी है आपकी, डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन डैक, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बांटे जाते हैं, तो ये आपका देखो पेड़ लगा दिए जाते हैं, खेती बाड़ी भी की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आईपीसीसी। IPCC is the United Nations body for the assessing the science related to the climate change. IPCC stand इसके फुल फॉर्म इंटरगवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन द क्लाइमेट चेंज। प्रोविजन नहीं होता है ना कि पैनल, पैनल होता है पैनल, हाँ इंटरगवर्नमेंटल प्रोविजन नहीं होता, पैनल होता है, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये पेपर में पूछा गया था। देखो IPCC फुल फॉर्म इज द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज। इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट assesses the reason behind the climate change. It is a part of the United Nations. It is established by the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program. Its object is to provide the input to all the government regarding the scientific information and technical guidance that may be used to design and climate policies. It releases annual assessment report that guide the government decision making process and play an important role in the UNFCCC COP, जो आपकी climate change से related होती है। तो इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। IPCC जो आता है 1988 में इस्टेब्लाइज होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, और इसके जो अभी हेड हैं ऐसे राजेंद्र पचूरी है। अच्छा, ये रियो सबमिट हुई थी आपके अर्थ समिट के नाम से भी जानी जाती है, 1992 में हुई थी, और रियो डी जेनेरियो में हुई थी, ये आप याद करना। और सेकेंड वाली जो 2002 में हुई थी जोहान्सबर्ग में हुई थी, और इसको ठीक है ना। और यहाँ पे तीसरी जो हुई थी वो 2012 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, ये याद कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ लिखी जोहान्सबर्ग वर्ल्ड समिट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और फिर आपको देखने मिला कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNCSD। अल्टरनेटिव नेम्स कुछ भी है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसे बोला जाता है, UNCED बोला जाता है, याद रखना है। इसका दूसरा नाम है अर्थ समिट का, यूनाइटेड नेशन जो UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी जाना जाता है। कुछ आउटकम्स निकले थे, रियो डिक्लेरेशन निकला था। एजेंडा 21 ये था कि जो 21वीं शताब्दी आएगी, क्योंकि 1992 में हुआ था, तो 21वीं शताब्दी बोलते हैं 2000 to 2099। बाद में से SDG गोल्स के साथ बदल दिया गया कब 2012 में, और जो पेरिस क्लाइमेट चेंज बताया था 2015 में, वहाँ से इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि 2030 तक मैंने क्या कर देंगे, बोल सकते हैं आपका अचीव कर लेंगे, पर होंगे नहीं है। फॉरेस्ट प्रिंसिपल कॉन्वेंशन तो एक UNCBD निकला जो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, दूसरा आपका बोल सकता है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, तीसरा आपका डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे सबसे पहले ये जो लिखी हुई है, ये लिखी हुई UNFCCC की, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो पहली कॉप जो हुई थी वो बर्लिन में हुई थी 1995 में। उसके बाद आपका क्योटो प्रोटोकॉल बताया 1997 क्योटो में होती है COP 3, उसके तहत निकाला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसेस से। उसके बाद आपने याद करना है COP 21 पेरिस क्लाइमेट चेंज जो मैंने बताया था, ठीक है ना, और ये आप याद कर लेना। फिर COP 26 जो हुई थी अभी हुई थी 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, और COP 27 ये अभी हुई है कहाँ पर, इजिप्ट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये वाली जो है आपकी, ये वाली है आपकी CCD से रिलेटेड, मतलब डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड। तो पहली जो हुई थी रोम में हुई थी 1997 में, और जो COP 15 जो हुई थी वो हुई थी आपकी अबिजान कोटे दी आइवरी में, ठीक है, हर 2-3 साल की गैप में ये आपको देखने को मिलती है। अब आती है आपकी UNCBD बायोडाइवर्सिटी वाली। तो बायोडाइवर्सिटी वाली जो पहली हुई थी वो हुई थी नसाओ बहामास में, ये आपका सेंट्रल अमेरिका की तरफ देखने को मिलेगा। और अभी जो आपको देखने को मिली थी 15th, वो देखने को मिलती मॉन्ट्रियल कनाडा में, याद कर लेना। इससे पहले आपकी ये भी याद रख लेना, कुनमिंग चाइना में हुई थी पिछले साल, और इसमें कनमिंग डिक्लेरेशन साइन हुआ था। तो याद रखना कनमिंग डिक्लेरेशन का रिलेशन किससे, कनमिंग डिक्लेरेशन, तो अगर पूछा जाएगा तो याद रखना ये बोल सकता है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, जैव विविधता से।
क्लाइमेट एजेंडा कॉल द फिट टू 55 टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, ये बताओ किसका, यूरोपियन यूनियन का है। तो मैं समझा देता हूँ क्या ये। एक्चुअल में कुछ टारगेट रखे हुए हैं। टारगेट के जैसे दिसंबर 2019 में क्या हुआ था कि एक डील साइन की गई थी जिसके तहत क्या था कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी लानी 2050 तक। उसके बाद टारगेट को सेट किया गया मार्च 2020 में, और इसके तहत क्या था कि 2030 तक हम क्या कर देंगे 55 रिडक्शन ला देंगे। किसमें, आपका जो बोल सकते हैं कार्बन एमिशन में 55% का। तो इसलिए उसे फिट टू 55 रखा गया 2030 तक। और कब तक पूरी तरीके से न्यूट्रल कर देंगे 20, मतलब जितना कार्बन हम क्या करते हैं बोल सकते हैं पैदा करते हैं, उतना ही क्या कर देंगे, जितना एमिशन होता है उतना एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये था, और 2030 तक का टारगेट कितना 55% तक रख देंगे। ठीक है ना, ये याद कर लेना। अब जानते हो कि कार्बन से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है ना, टर्न द 50 फिट फॉर द 55। तो ये आप याद रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लिखी हुई है 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखना है टेम्परेचर को, इनटू द फिट फॉर द 1.5, मतलब 1.5 डिग्री से नीचे टेम्परेचर को रखना है किसी भी हालत में। ये ज़्यादा कितना बढ़ना चाहिए, 2.5 डिग्री तक, मतलब किसी भी हालत में 2.5 डिग्री तक रोकना है, और कोशिश करनी कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से आपका 1.5 डिग्री तक ये रुक जाए। ठीक है ना, पेरिस एग्रीमेंट जो आपका हुआ था, ठीक है ना, जो कॉप कौन सी थी 21 थी आपकी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड। तो उसमें कुछ टारगेट थे, देखो कि लिमिट करना है टेम्परेचर को 1.5 डिग्री तक, और ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना है। तो बाकी चीज़ें पढ़ लेना। अब एसडीजी गोल्स आते हैं, तो एसडीजी गोल्स मैं बता देता हूँ। एसडीजी गोल्स में 10वां जो आता है वो इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। आपका 13 जो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। 14 जो आपका लाइफ बिलो वाटर है, और 15 आपका लाइफ ऑन लैंड है। तो आंसर कौन सा है, ए का 3, बी का 2, बी का 1, सी का 4। ठीक है, ये वाला हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये कब से स्टार्ट हुआ था, जब आपका पेरिस क्लाइमेट चेंज, देखो एक तो अर्थ समिट हुई थी आपकी रियो दी जेनेरियो में, उस समय एसडीजी गोल्स का इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे, किसकी जगह, एजेंडा 21 की जगह। ठीक है ना, बाद में 2015 में जो पेरिस आपका क्या होता सबमिट हुई थी, वहाँ पर 17 गोल्स को क्या कर दिया गया, टारगेट रख दिया गया कि भाई 2015 टू 2030 ये टारगेट रखे हुए थे। पर अभी रिपोर्ट आई है कि 2013 तक तो ये अचीव नहीं हो पाएगा। ये सारे पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, थर्ड वाला गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा आता क्वालिटी एजुकेशन, पाँचवा आता जेंडर इक्वलिटी, फिर आता क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, फिर आता अफोर्डेबल एंड द क्लीन एनर्जी, फिर आता है डिसेंट वर्क एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर 9 में आता है आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 में आता है रिड्यूस इनक्वालिटीज, 11th में आता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड द कम्युनिटीज़, 12th में आता है आपका कंजप्शन एंड द प्रोडक्शन, 13 में आता है देखो क्लाइमेट चेंज, 14 में आता है बिलो वाटर, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, 15 में आता है पीस जस्टिस एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, 16, और लास्ट है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अच्छा, वाई शुड वी अवॉइड द यूज़ ऑफ द प्लास्टिक वेरेवर। अब इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि जो इसके बोल सकते हैं एंजाइम्स वो ब्रेक डाउन होते नहीं, इसको मिटते मिटते लग जाएंगे हज़ारों लाखों साल। ठीक है ना। अब देखो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, इसलिए प्लास्टिक को कम से कम यूज़ करना चाहिए। दीज सब्सटेंसेस कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द डिकम्पोजर्स, कर ही नहीं सकते लाइक बैक्टीरिया एंड द फंजाई टू द सिंपल फॉर्म्स, एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ये सारा आ जाता है। कुछ इसके बोल सकते हैं फ़ायदे भी, जैसे इट इज़ अ लाइट वेट एंड सिंपल टू सेव। ठीक है ना, और इनएक्सपेंसिव, काफ़ी सस्ता होता है। प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ एंड ड्यूरेबल, इट इज़ यूज टू मेक द मैनी डेली यूजेबल प्रोडक्ट लाइक द बकेट्स, बोटल्स, पेंसिल बॉक्सेस, पाइप्स, etc. It is corrosion and the chemical resistant. It is water resistant and the adhesive properties. It is a poor conductor of the heat and the electricity. It is a waterproof and the airtight and used to store the several food items. अब कुछ नुकसान भी है। It is non biodegradable. There is no enzyme that can break down the plastic. अब तक तो कोई नहीं है, कुछ है बताया जा रहा है, वैज्ञानिक उन पर शोध कर रहे हैं, पर अभी बड़े मास लेवल पे हुआ नहीं अब तक ऐसा। प्लास्टिक आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दे आर टॉक्सिक एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन द बर्न, जब जलाया जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉकिंग द ड्रेन्स। Recycling plastic is hard and very expensive. Some animals and the birds in search of the food consume some amount of the plastic and many of them end up choking. गला घुट क्या बोल सकते हैं, चोकिंग की वजह से ना, जब दम घुट जाता है उससे मर जाते हैं। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।